नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। संविधान से हमने आज टॉपिक लिया है नीति निर्देशक तत्व, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है, आसानी से समझने आने वाला टॉपिक है। तो बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है दोस्तों। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों को, पॉइंट वाइज समझते हैं। पूरे के पूरे जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी टॉपिक, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, चाहे वो रीट का हो, पटवार का हो, एसएससी का हो, या फिर किसी भी आरपीएससी कंपटीशन एग्जाम का, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड का हो। तो यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व से हमेशा एक नए दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान टॉपिक हैं जो समझ में आ जाता है। पहली बात, नीति निर्देशक तत्व हमें प्रावधान जो संविधान है उसमें दिए हुए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक हमें दिए हुए हैं। भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। और ये इसके बाद जो होता है वो होता है मौलिक अधिकार, जो कि 51 में दिए हुए हैं। तो 51 तक, 36 से 51 तक हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। संविधान में इनका उल्लेख भाग 4 में है। समझते हैं इसको। पहला पॉइंट हमें दे रखा है, यह लोक कल्याणकारी है। मतलब यह एक कल्याण, लोगों के कल्याण के लिए हमारे संविधान में डाला हुआ है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है। मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकार होते हैं, वो नागरिकों के अधिकार हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में लोक कल्याण के प्रावधान के लिए डाले हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि यह लोक कल्याणकारी और समाजवादी राज्य की स्थापना करते हैं। यह लोक कल्याणकारी राज्य और समाजवादी राज्य की स्थापना करते हैं। यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हैं। ये सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं। यह गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित हैं। यह गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित हैं और यह वाद योग्य नहीं है। जैसे मान लीजिए, मौलिक अधिकारों का हनन करने पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, लेकिन अगर कोई सरकार किसी काम को नहीं करती है या फिर उसके उत्तरदायित्व से उल्लंघन करती हैं तो इसका हम कोर्ट केस नहीं कर सकते हैं। मतलब यह एक वाद योग्य नहीं है। इन्हें कानूनी शक्ति प्राप्त है, इन्हें कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, इन्हें कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, मतलब इनको कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। इनका पालन सरकार जनता के दबाव में आकर करती है। अगर सरकार, जनता चाहे तो इन पर दबाव डाल सकती हैं इन कार्यों को करने के लिए, मतलब, लेकिन वाद नहीं कर सकती हैं। मेन बात यह है, वाद योग नहीं है। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। 36, अनुच्छेद 36 में लिखा है, नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। तो अनुच्छेद 36 में क्या लिखा है? राज्य की परिभाषा। राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य किस प्रकार कार्य करता है, ये सब अनुच्छेद 36 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें 37वें अनुच्छेद की। तो 37 योग्य जो हैं, यह वाद योग्य नहीं है, इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये लिखा है अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा लिखी है, अनुच्छेद 37 में क्या लिखा है? यह वाद योग्य नहीं है, मतलब इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती हैं। अगला अनुच्छेद है 38 से, राज्य लोक कल्याण के लिए समाज की व्यवस्था करेगा। राज्य लोक कल्याण के लिए क्या करेगा? समाज की एक व्यवस्था बनाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39A क। 39 क में लिखा है, समान न्याय
एवं निशुल्क कानूनी सहायता, समान न्याय एवं निशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 क में दिया हुआ है। 39 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से कार्य करते हैं, समान पद पर आश्रित हैं, तो उन्हें समान वेतन भी दिया जाना चाहिए। उनके वेतन भत्तों में बढ़ोतरी या वेतन भत्तों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है अनुच्छेद 40। यह ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में लिखा हुआ है और ये महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। लगभग सभी एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। ये ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 40 में। और ये कहाँ पर लिखा है? नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में भाग 4 में। नेक्स्ट हम बात करें, अगला अनुच्छेद है 41वां नंबर का क्वेश्चन है। 41 में लिखा है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में जैसे काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये अनुच्छेद 41 में लिखा हुआ है। तो वापस से देख लीजिए क्या क्या है। पहला लिखा है 36 में, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा। 37 में वाद योग्य नहीं है, इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 38 में लिखा है लोक कल्याण के लिए समाज की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 39 का में लिखा है समान न्याय के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। अगर कोई गरीब है और रूप से वो अपने वकील नहीं कर सकता है तो सरकार उसे वकील मुहैया करवाएगी। किसी भी कानून के तहत दायरे में हम यहाँ पर निःशुल्क कानून की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 39 ग में लिखा है समान कार्य के लिए समान वेतन। और 40 में लिखा है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 में लिखा है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। उसके बाद 42 अनुच्छेद की बात करते हैं काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशा में प्रस्तुति सहायता, जैसे कि प्रस्तुति सहायता के लिए लिविंग छुट्टी दी जाती है महिलाओं को, ये इसी अनुच्छेद के अंतर्गत मिलती हैं। काम से 6 महीने की लीव मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करें अनुच्छेद 43 में कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी। कामगारों के लिए कार्य मजदूरी दी जाएगी। जैसे यहाँ पर चल रहा है मनरेगा रोजगार गारंटी योजना, नरेगा रोजगार गारंटी योजना, ये इसी अनुच्छेद के अंतर्गत लिया गया है। अनुच्छेद 43 क में लिखा है उद्योगों के प्रबंध एवं कामगारों की भागीदारी। उद्योगों के प्रबंध एवं कामगारों की भागीदारी। नेक्स्ट है 43 ख में लिखा है सहकारी समितियों को बढ़ावा। सहकारी समितियों का जितना भी स्थापना की जाती है सहकारी समितियों की, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत काम करती हैं सहकारी समितियां। अनुच्छेद 44 में लिखा है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता होगी। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार के समान कानून होंगे यहाँ पर इसी अनुच्छेद के तहत। अभी तक समान नागरिक संहिता लागू नहीं किया गया है। यह केवल गोवा राज्य में लागू है। अनुच्छेद 45 में लिखा है बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। जन्म से 6 वर्ष के बालकों की देखभाल और उनको शिक्षा प्रदान करना ये सरकार का कर्तव्य है, सरकार का दायित्व है। ठीक है, ये अनुच्छेद 45 में लिखा है। अनुच्छेद 45 में लिखा है इसी प्रावधान के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो अधिनियम है 2009 ये बनाया गया है और भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया है और राजस्थान में 29 मार्च 2011 को लागू किया गया है। 29 मार्च 2011 को राजस्थान में, 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हैं। नेक्स्ट है 46वां नंबर का क्वेश्चन। 46वें नंबर के क्वेश्चन में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य दुर्बल लोगों के लिए शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की जो भी आरक्षण की व्यवस्था है, SC, ST, OBC जो भी है बनाया गया है, उसके लिए शिक्षा और अर्थ जो कितना उनको दिया जाएगा, कितना आरक्षण दिया जाएगा, इस अनुच्छेद के तहत ही सरकार काम करती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए एक लोक सहायता सुधार
करने की राज्य का कर्तव्य। जो भी पोषाहार स्तर हैं, जीवन स्तर हैं ऊंचा उठाने के लिए जो सरकार काम करती हैं वो इसी अनुच्छेद के तहत काम करती हैं। अनुच्छेद 47 में ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठन। कृषि एवं पशुपालन संगठन कौन से अनुच्छेद में लिखा है? 48 में लिखा है। और 48 क में लिखा है पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन एवं वन्य जीवों को सुरक्षा। ठीक है, तो पर्यावरण से संबंधित अनुच्छेद हैं 48 क और कृषि से संबंधित अनुच्छेद हैं 48। दोनों याद रखने हैं आपको। इसी प्रकार से 49 नंबर का क्वेश्चन है राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थानों को, वस्तुओं को संरक्षण देना। जो भी हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है अनुच्छेद 49 के तहत। और 50वां है कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखा गया है अनुच्छेद 50 के तहत। और 51 में लिखा है विश्व शांति सुरक्षा। विश्व शांति सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद हैं 51। ठीक है, और 51 क में आ जाता है हमारे मौलिक अधिकार। तो यहाँ पर हमने नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ा है और नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 है। ठीक है, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 है। ये क्या है? कल्याणकारी प्रावधान है और यह लोक कल्याणकारी समाजवादी की स्थापना पर बल देते हैं। सामाजिक, आर्थिक और न्याय जो राजनीतिक न्याय है उस पर बल देता है। ये वाद योग्य नहीं है और कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है इन्हें। ठीक है, इनके पालन पर दबाव जनता बना सकती है लेकिन कानून के तहत इसे वाद योग्य नहीं रखा गया है। इनका जो उल्लेख है 36 से 51 तक रखा गया है और 36 में लिखा है राज्य की परिभाषा, 37 में लिखा है वाद योग्य नहीं है और 38 में लिखा है राज्य समाज की व्यवस्था करेगा। 39 में लिखा है समाज समान न्याय के लिए समान निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा और 39 में लिखा है समान कार्य के लिए समान वेतन। और 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। 41 में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने की दशा बनाई गई है और 42 में लिखा है प्रस्तुता सहायता व्यवस्था। ठीक है, और 43 में लिखा है कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी। 43 क में लिखा है उद्योगों के प्रबंधन के बारे में लिखा है और 43 ख में लिखा है सहकारी समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। 44 में समान नागरिक संहिता पर बल दिया गया है। 45 में शिक्षा के बारे में बताया गया है बच्चों के, जैसे जो भी कम उम्र के हैं उन्हें बच्चों को सहायता RTE बनाया गया है 2009, वो 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू है और राजस्थान में 29 2011 को लागू है। 46 में लिखा है SC/ST आरक्षण के बारे में और 47 में लिखा है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का सरकार का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। और 48 में लिखा है कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित लिखा है। 48 क में लिखा है पर्यावरण संरक्षण के बारे में, वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में। और 39 हैं उसमें राष्ट्रीय स्मारक हैं हमारे, उनको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए किसी भी प्रकार से, ये 59 में लिखा है। और 50 में लिखा है कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखा गया है। 51 में विश्व शांति सुरक्षा के बारे में लिखा है। तो आज का जो सेशन हमने किया है ये है हमारा नीति निर्देशक तत्व। तो आपको जो भी टॉपिक समझाया गया है वो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन पर जरूर लिख के भेजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो लाइक और शेयर करना है इसको। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।